जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके भारी डिमांड पे मैंने ENG 302 का भी महामैराथन करा दिया है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक मॉडल पेपर को मर्ज करके इस वीडियो को आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, छोटी छोटी बातें जो बताई जाएंगी नोट करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पूरे लास्ट तक वीडियो पे स्टूडेंट्स बने रहेगा। चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन अभी हम आपको ले चलेंगे मल्टीपल क्वेश्चन की तरफ। इसमें से मैंने सारा चीज है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट है राइटर कौन से हैं, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए थे, तो आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। स्टूडेंट कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन 1381 इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1331 में कौन सा इवेंट ने जगह ली थी। तो स्टूडेंट आपके लिए बताना चाहूंगा कि इस समय क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था स्टूडेंट 1381 में। आपको ईयर याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। आगे पता चलेगा पीजेंट रिवॉल्ट क्या है। हु इज नोन एज फादर, तो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ है, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री माना जाता है। तो इनकी पीरियड की बात करें स्टूडेंट, तो आपको बता दे रहा हूँ कि क्या पता पूछ ही लिया। 1340 से ये 40 से 1400 का पीरियड चौसर का पीरियड है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स, यानी इंग्लिश वर्स में पोएट्री में कौन इंट्रोड्यूस किया। तो चौसर को फादर क्या कहा जाता है और इन्होंने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आप चौसर के और सारे वर्क्स स्टूडेंट देख लीजिएगा, ठीक है। अगला करा हु रोट कैंटरबरी टेल्स, तो ये भी जोफ्री चौसर का मास्टरपीस है। इसको बोला जाएगा व्हाट इज, अगर क्वेश्चन मास्टरपीस भी आ जाता है क्या है चौसर का, तो आप कैंटरबरी टेल्स को भी नाम याद रखेंगे, ये चौसर का मास्टरपीस है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया एक माइलस्टोन वर्क है जिससे इंग्लिश की फाउंडेशन पड़ी और इंग्लिश राइटिंग आगे आई, नहीं तो फ्रेंच इटालियन का बोलबाला उस समय काफी ज्यादा था। अगला क्वेश्चन हु वर लोलार्ड्स, तो लोलार्ड्स कौन है। तो लोलार्ड्स स्टूडेंट द फॉलोअर ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ कौन था, जो चौसर के पीरियड में चौसर का एक कंटेम्प्रेरी था और ये एक समाज सुधारक था, सोशल रिफॉर्मर की तरह आप समझ सकते हो। इसने बाइबल का पहले रफ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया वाइक्लिफ ने, भले ही वो ट्रांसलेशन पूरा नहीं हुआ लेकिन इन्होंने करने की कोशिश की और इनके जो समर्थक थे उन्होंने ही पीजेंट रिवॉल्ट कहलाया और इनके फॉलोवर्स ने को लोलार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो पीजेंट रिवॉल्ट भी चलाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इस बात को आप याद रखोगे। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इन व्हाट कंट्री डिड द रेनेसा बिगिन। अब हम आ जाते हैं चौसर के बाद रेनेसा पीरियड पे। तो रेनेसा पीरियड कहाँ से, इटली से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल के, जब कंस्टेंटिनोपल को ध्वंस किया गया तो वहां से बात, तो इटली से रेनेसा आया है, इटली से होते हुए फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड पहुंचा हुआ है, ठीक है। इटली वाया फ्रांस टू द इंग्लैंड ये पहुंचा हुआ है। तो पहली स्टार्टिंग इटली में हुआ, वो सारे देश में। अगर हम रेनेसा की बात करते हैं तो इसको हिंदी में पुनर्जागरण हम कहते हैं, ठीक है। और भारत में राजा राम मोहन राय को इसका फादर माना जाता है, ठीक है, भारत में। हु इज कंसिडर्ड ए मॉडल ऑफ पीपल ड्यूरिंग द रेनेसा, रेनेसा में किसको मॉडल माना जाता, रोमन और ग्रीक लोगों की नकल। जब रेनेसा पीरियड इंग्लैंड में आया तो लोग रेनेसा राइटिंग यानी लैटिन ग्रीक लर्निंग को, क्लासिकल लर्निंग को, क्योंकि रेनेसा मतलब होता है ये क्लासिकल लर्निंग, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रेनेसा का क्या मतलब होता है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो ये रोमन और ग्रीक लर्निंग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया, ठीक है। और यहीं से इंग्लिश में मान के चलिए आपकी एजुकेशन की तरफ काफी ज्यादा झुकाव बढ़ा, जो है ग्रीक लर्निंग की तरफ। द वर्ड रेनेसा मीन्स, देखिए अब रेनेसा मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बताया कि द रीबर्थ ऑफ लर्निंग ऑफ नॉलेज, और वो भी कौन सा, क्लासिकल नॉलेज, रीबर्थ दोबारा लर्निंग ऑफ नॉलेज का, ठीक है। और इसको कह सकते हैं कि रीबर्थ ऑफ लर्निंग ऑफ क्लासिकल नॉलेज, ओके। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके स्टूडेंट। मैं बाइलिंगुअल आपको चल रहा हूँ ताकि दोनों में समझा रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ के पेपर को अच्छा करो, ठीक है। नेम द होम ऑफ रेनेसा, कि रेनेसा कहाँ से आया भाई, इटली। होम क्या है, रेनेसा, रेनेसा क्या उदय कहां से हुआ है, तो इटली से हुआ है, इस बात को आप समझ ही रहे हो स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेनेसा। तो रेनेसा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, देखिए स्टूडेंट, ह्यूमनिज्म सबसे बड़ा फीचर था, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, फिर इंडिविजुअलिज्म भी था, ठीक है, डिस्कवरी भी था, वो एक था, प्रिंटिंग प्रेस 20 का एज का फीचर रहा, ठीक है। लेकिन जो चीफ फीचर की बात इसमें कर रहा है तो इसमें ह्यूमनिज्म रहा, ठीक है, ह्यूमनिज्म रहा। साइंटिफिक डिस्कवरी भी इस एज में हुई, वास्को डिगामा ने, यही रेनेसा का पीरियड था, तो सी रूट भारत तक डिस्कवर कर लिया, ठीक है, ओके।
कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवरी की, तो ये एज ऑफ डिस्कवरी भी रहा उस समय स्टार्टिंग में। इन व्हाट सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन? अब कोलंबस डिस्कवर, आप अमेरिका क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि ये आ भी सकता है। इन व्हाट सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन? तो रेनेसा कब सेंचुरी में बिगिन हुआ? 14 सेंचुरी में बिगिन हुआ, ठीक है। चलिए हम फास्ट में आपको करा रहे स्टूडेंट, टाइम बिल्कुल नहीं है। हु इज कंसिडर अ फादर ऑफ रेनेसा? फादर ऑफ रेनेसा किसको माना जाता है? तो स्टूडेंट पेट्रार्क जो है ना, ये क्लासिकल राइटर है पेट्रार्क और बोकेसियो, तो पेट्रार्क को फादर ऑफ रेनेसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश रेनेसा नहीं, बस रेनेसा। विच फेमस प्ले राइट रोड द वर्क रोमियो एंड जूलियट एंड हेमलेट ड्यूरिंग रेनेसा? तो रेनेसा के समय पे किस राइटर ने ये लिखा था, रोमियो जूलियट और हेमलेट? तो स्टूडेंट ये तो आपको थोड़ा सा पता ही चल गया होगा, ये फेमस वर्क है विलियम शेक्सपियर का। इनका ट्रेजेडी की बात करें तो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। कॉमेडी की बात करें तो ट्वेल्थ नाइट और मिड समर नाइट ड्रीम, तो ये सारे इनके कॉमेडी रहे। तो 37 प्लेस टोटल शेक्सपियर ने लिखे थे। चलिए ठीक है। हु आर द फेमस आर्टिस्ट पेंटेड मोनालिसा? मोनालिसा की पेंटिंग किसने फेमस आर्टिस्ट ने बनाई थी उस समय रेनेसां पीरियड में? तो लिनार्डो डा विंची, ठीक है। डा विंची ने मोनालिसा की जो आज मोनालिसा का आप नाम सुनते होंगे ना, पेंटिंग में सबसे बड़ा मोनालिसा और पिकासो की पेंटिंग, दो पेंटिंग की बात बार बार आती है, ठीक है, पिकासो की और मोनालिसा की। तो लिनार्डो डा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज इन्फ्लुएंशियल प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेनेसां हेल्पिंग टू स्प्रेड नॉलेज इंफॉर्मेशन थ्रू आउट यूरोप? यानी किस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से इंग्लैंड में नॉलेज का प्रचार प्रसार आसान हो गया? तो कैक्सटन। स्टूडेंट आप इस बात को याद रखेगा, विलियम कैक्सटन। अगर क्वेश्चन पूछता है हु एस्टैब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन, यही कैक्सटन में जो स्पेलिंग है ना यहाँ पे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो वही वाली स्पेलिंग की विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस 1476 में इंग्लैंड में स्टैब्लिश किया। 1476 में इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश किया और इससे यूरोप में क्या हुआ, बुक का पब्लिकेशन बड़ा अच्छा हो गया। और अगर दुनिया में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्टैब्लिश किया, तो जॉन गुटनबर्ग ने इस इटली में शायद स्टैब्लिश किया था। जॉन गुटनबर्ग ने दुनिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन इंग्लैंड में और यूरोप में तो ये कैक्सटन का जाता है, ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। और विलियम कैक्सटन स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और पहली किताब जो छपी गई तो ये गुटनबर्ग की तो बाइबल छापी गई। गुटनबर्ग ने जो पहली किताब छपी थी वो बाइबल छापी थी, याद रखिएगा। हु रोट 90, अब हम ये रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। रेनेसां का कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया। हु रोट द 95 थेसिस दैट क्वेश्चन द प्रैक्टिस एंड बिलीफ ऑफ कैथोलिक चर्च? तो स्टूडेंट जैसे रेनेसां क्लासिकल लर्निंग की बात करता है, उसी तरह रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है, धर्म सुधार उसी समय आया था। दोनों आज साथ साथ थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे थे। और रिफॉर्मेशन को लाने का श्रेय जाता है मार्टिन लूथर को। इन्होंने अपनी 95 थेसिस यानी शोध पत्र पब्लिश वहां पे साबित करके और खोज कर लिखा, आप समझ रहे हो, थेसिस को सामने लाकर जो है चर्च के करप्शन को हाईलाइट कर दिया कि चर्च में कितना ज्यादा करप्शन है, ठीक है। इसीलिए रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया। तो लाने का श्रेय किसको जाता है, मार्टिन लूथर को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर टोटल नंबर ऑफ प्ले डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? कितना प्ले शेक्सपियर ने लिखा है, तो 37 कंप्लीट प्ले। कंप्लीट प्ले की बात कर रहे हैं, एक दो इनकम्प्लीट भी है आगे। तो 37 कंप्लीट प्ले शेक्सपियर ने लिखे हैं। और सोनेट की बात करें तो 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें से ये सब आपको पता है कितना किसको डेडिकेटेड है, नहीं पता है तो ये जाके गूगल करिए। मिस्टर WH को डेडिकेटेड है शेक्सपियर का सोनेट 126 सोनेट ना, और बाकी डार्क लेडी को है, दो गॉड ऑफ वीनस को डेडिकेटेड है शायद, आप देख लेना। विच प्ले डिड लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा लास्ट लिखा गया प्ले क्या है? तो शेक्सपियर की बात करेंगे स्टूडेंट तो लास्ट रिटन प्ले क्या है, टेम्पेस्ट है, ठीक है, टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिजाबेथ एज इज ऑल्सो कॉल्ड? एलिजाबेथन एज को हम और क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस समय एलिजाबेथन एज को गोल्डन एलिजाबेथन पीरियड एज ही था कि, ठीक है, कि जिसमें मतलब इंग्लिश का डोमिनेंस होना कल्चर स्टार्ट हुआ। और एलिजाबेथन पीरियड में इंग्लैंड की जो नेवल पावर थी ना, वो नेवल पावर बन गया था। मतलब आप कह सकते हो नौसेना में इंग्लैंड सबसे बड़ा वो हो जाता, वो महारथी बन गया था, आप कह सकते हो, ठीक है। स्पेनिश आर्मेडा, आर्मेडा को स्पेनिश जो स्पेन हुआ करता था नेवल पावर का सुप्रीम, उनकी शिप को डुबो दिया था, ठीक है। एलिजाबेथन एज इंड्स तो 1603 में। स्टूडेंट टाइम लाइन आप हर पीरियड का देख के जाएगा, एलिजाबेथन की, रेस्टोरेशन की, ठीक है। 1660 में रेस्टोरेशन हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। रेस्टोरेशन में 1660 में चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड वो अपना रिस्टोर किया सत्ता, ठीक है, चार्ल्स टू ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो एलिजाबेथन एज इंड्स इन 1603, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। रेस्टोरेशन 1660 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिवर्सिटी वीट्स वॉज क्वाइंड बाई 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट? किस 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट ने यूनिवर्सिटी विट्स टर्म दिया?
ठीक है, किस 19th सेंचुरी ने जर्नलिस्ट ने दिया? तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने, जॉर्ज सेंट्सबरी ने इन्वेस्टिगेट्स टर्म को, ये जो टर्म है ना इन्वेस्टिगेट्स, इसको क्वाइन किया, मतलब इस शब्द को जन्म देने वाला कौन है? जॉर्ज सेंट्सबरी। और उसने एक पर्टिकुलर राइटरों के ग्रुप को कहा, ठीक है, जिसमें लिली, जॉन लिली, पीली, ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस, ये सारे लोग इसमें आते थे। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब यहाँ पे आप फोकस करोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट। इस सीरीज में कौन कौन था? देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे लोग कैम्ब्रिज से पढ़े थे। देखिए, इन्वेस्टिगेट्स उन राइटरों का समूह था जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, ठीक है, शेक्सपियर के टाइम में। तो ये क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। एक्चुअली क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये प्री शेक्सपियरियन, ये सब कैम्ब्रिज से। अब वहीं दूसरे राइटरों के ग्रुप की बात करें तो थॉमस लॉ, जॉर्ज पील, ये दोनों ऑक्सफोर्ड से थे। और एक और राइटर था जो ना ऑक्सफोर्ड से पूछा जाता है, ना ऑक्सफोर्ड से था, ना कैम्ब्रिज से था, वो थॉमस किड था। तो यूनिवर्सिटी विट्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का समूह था। इस यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेना। और थॉमस किड ही एकमात्र व्यक्ति था जो यूनिवर्सिटी विट्स, ना जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था और ना ही कैम्ब्रिज से पढ़ा था, लेकिन इसकी गिनती यूनिवर्सिटी बिट्स में की जाती है, ठीक है। तो ये 6-7 लोग हैं इसमें, तो आप इनको देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगर वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको स्लो करके अच्छे से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लिरिकल बैलेड वाज क्रिएशन ऑफ। अब लिरिकल बैलेड किसका क्रिएशन है? तो स्टूडेंट, लिरिकल बैलेड का क्रिएशन जो है ना, वर्ड्सवर्थ ने और कोलरिज ने मिलकर किया है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब ए बी बोथ। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने 1798 में आया था, ये ईयर भी याद रख लीजिएगा कि 1798 में लिरिकल बैलेड आया था, ठीक है, दोनों ने मिलकर लिखा था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ मेड द पोएट लॉरिएट। अब वर्ड्सवर्थ जो है राइटर, ये पोएट लॉरिएट किस एज में बना? इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई स्टूडेंट 1843 से 1850 तक, अपने डेथ तक ये पोएट लॉरिएट रहे, 1843 से 1850 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। डैफोडिल इज अ पोयम बाय, डैफोडिल किसका पोयम है? तो ये तो आपके कोर्स में था स्टूडेंट, वर्ड्सवर्थ की पोयम है, ठीक है। थाउजेंड्स आई एट अ ग्लेंस वाली जो लाइन है उसमें, ठीक है। शर्लॉक होम्स वाज रिटन बाय, जो ये डिटेक्टिव कहानी शर्लॉक होम्स है, शर्लॉक होम्स तो आपने इस पे मूवी भी देखी होगी, बहुत मूवी भी आई है स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताना आपने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। और ये मूवी से तो आई है शर्लॉक होम्स। और तो ये शर्लॉक होम्स नाम की बुक किसने लिखी थी? आर्थर कोनन डॉयल। आर्थर कोनन डॉयल ने शर्लॉक होम्स नाम की पुस्तक लिखी है, जो बहुत बड़ी डिटेक्टिव फिक्शन मानी जाती है, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा प्रचार, इस पे बहुत सारी मूवीज बनी हुई है कई भाग में। हु वाज पोएट लॉरिएट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ? तो 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हो गया तो कौन पोएट लॉरिएट बना? अल्फ्रेड टेनिसन, ठीक है, लॉर्ड अल्फ्रेड एल टेनिसन बने। 1950 से ये 92 तक रहे, 1950 टू 1992 ही वाज पोएट लॉरिएट, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चीजों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। हु वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एजेस इन द, which was one of the most prosperous age in the history of English literature? तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में प्रॉस्परस एज क्या है? तो स्टूडेंट, इसमें विक्टोरियन एज को प्रॉस्परस एज माना जाता है ना, विक्टोरियन एज को, विक्टोरियन पीरियड को प्रॉस्परस पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरियन पीरियड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग विक्टोरियन एज? तो विक्टोरियन एज जब आया तो कौन सा फॉर्म ऑफ पॉपुलर एज बन गया? तो देखिए, नॉवेल बन गया फॉर्म ऑफ पॉपुलर, जो मीडियम बन गया। उस समय क्या चला? तो उस समय पोइट्री नहीं चल रही थी, ड्रामा नहीं चला था, नॉवेल चला था विक्टोरियन पीरियड में, ओके, क्वीन विक्टोरिया के टाइम में। और स्टूडेंट, जब ये नियो क्लासिकल पीरियड आया ना, तो पोइट्री नहीं, तब उसमें प्रोज आ रहे थे। उसमें क्या आ रहे थे? नियो क्लासिकल पीरियड में प्रोज आ रहे थे, ठीक है। उसको स्यूडो क्लासिकल भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल में वो आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो मान रहे थे पोइट्री जो है वो फाल्स इमिटेशन करता है, नकली बातें बताता है, पोइट झूठे होते हैं। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया बिकम द इंप्रेस ऑफ इंडिया। तो ये भारत की इंप्रेस कब बनी? 1876 में सी बिकम द इंप्रेस ऑफ इंडिया। ये भारत की महारानी क्वीन विक्टोरिया बन गई थी, जो विक्टोरियन पीरियड है, 1876, आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस ईयर में आया? तो स्टूडेंट, चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे तो इनकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई है 1859 में, 1859 में, ठीक है। ये चार्ल्स डार्विन है जिसमें इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया था, आप ये इससे परिचित भी होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, हु वाज द लीडर ऑफ प्री रेफलाइट ग्रुप? तो प्री रेफलाइट ग्रुप में जितने ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट सबके नाम याद रखेगा, पूछ लेगा कि कौन प्री रेफलाइट ग्रुप में है। तो लीडर कौन था? डीजी रोसिटी, ठीक है। और इसके ग्रुप में कौन थी? क्रिस्टीना रोसिटी, एसी स्वाइनबर्न, विलियम मॉरिस,
ये सारे लोग थे, ठीक है। और इसका हेड कौन था? डीजी रोसेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्री रेफलाइट स्कूल ऑफ पोएट वर एसोसिएटेड विथ। प्री रेफलाइट स्कूल ऑफ जो पोएट्री से पोएट जुड़े थे वो किसे वो थे? तो वो पोएट होने के साथ साथ वो पेंटिंग से जुड़ा हुआ था। पेंटिंग और पोएट्री दोनों में एसोसिएशन था, पेंटिंग एंड पोएट्री, ओके। प्री रेफलाइट पोएट इसीलिए इनको बोला जाता है। और राफेल कौन था? पोएट, सॉरी पेंटर, उन्हीं के वजह से प्री रेफलाइट पोएट। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कैसा मूवमेंट था स्टूडेंट? तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बात करेंगे तो वाज बेसिकली अ रिलीजियस मूवमेंट जो चला था ना आपका। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कैसा मूवमेंट था? रिलीजियस मूवमेंट था स्टूडेंट, ओके। हमने हर एज से, अब देखिए स्टूडेंट, अब ये जो मॉडर्न एज की तरफ हम एमसीक्यू में बढ़ चले हैं, हमने आपके लिए खास, तो मॉडर्न एज को ध्यान से इसको देख लीजिए पहले स्टूडेंट्स, कि ये जो मॉडर्न एज में ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न एज की बात करें तो 1901 से 1945 का पीरियड कहलाता है। इसमें 2 पीरियड शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 2 पीरियड है उन दोनों की बात करते हैं कि 1901 से 1910 को एडवर्डियन पीरियड और 1910 से 1936 को जॉर्जियन पीरियड अलग से कहा जाता है। और टोटल मॉडर्न एज की बात करें तो 1945 तक आता है, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जरा देख लीजिएगा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में मिला है, ठीक है, मॉडर्न टाइप में। जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में मिला हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक है। अब डब्ल्यू बी येट्स को 1923 में और टीएस इलियट को 1948 में, ठीक है। टीएस इलियट को, थॉमस स्टर्न इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला है। इसको पूरा देखे रहिएगा, ध्यान से दिमाग में बैठाए रहिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। टीएस इलियट गॉट नोबेल प्राइज, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे, तो मैंने सारे को वहीं दे दिया था। तो 1948 में टीएस इलियट को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग वाज बॉर्न इन। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म कब हुआ था? तो रुडयार्ड किपलिंग का स्टूडेंट बात करें तो इनका बर्थ इंडिया के बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया के बॉम्बे में, जिसको मुंबई आप बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म, हम अब लास्ट की तरफ बढ़ चले हैं स्टूडेंट, हु क्वाइंड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म क्वाइन किया हेनरी जेम्स ने। किसने? हेनरी जेम्स ने। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, और एक दो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। द ड्रामा ऑफ आइडियाज, ड्रामा ऑफ आइडियाज को क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम प्ले। ड्रामा ऑफ आइडियाज का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? प्रॉब्लम प्ले, जिससे जीबी शॉ जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है? जीबी शॉ, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और वो बचा होगा मुझे जहां तक याद है। तो अगला क्वेश्चन है, टीएस इलियट का वेस्टलैंड किस ईयर में आया था स्टूडेंट? आप देख के जाओगे कि 1922 में आया था। वेस्टलैंड कब आया था? 1922 में। इसके पास कितने पार्ट्स थे? तो इसके पास ये 5 पार्ट में ये पोएम डिवाइडेड थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु यूज द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टीएस इलियट ने किया था अपनी किताब हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हेमलेट इन एंड हिज प्रॉब्लम्स में। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इनकी एक पुस्तक थी, उसमें वो किया था हेमलेट को और उसके प्रॉब्लम को उन्होंने दिखाया था। इनका एक फेमस पोयम क्या है? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, जो आपने पढ़ा है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए एक मॉडल पेपर को कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ताकि हमको भी आपके लिए और वीडियो लेके आने में काफ़ी अच्छा फील हो। आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी टीम की तरफ से गुड लक। तो स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एन ब्रॉन्टे, जो तीनों ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, ये किस सेंचुरी से बिलोंग करती हैं? तो स्टूडेंट ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा 19th सेंचुरी। स्टार्टेड इन, अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो 1789 में हुआ, और इसी के 10 साल बाद 1798 में वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस वर्क आया, जिसको हम क्या कहते हैं? लिरिकल बैलेट, 1798 में, जो रोमांटिक मूवमेंट का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से रोमांटिक मूवमेंट को फाउंडेशन मिला, उसको बल मिला और रोमांटिक मूवमेंट आया। तो 1789 से ही बहुत लोग मानते हैं कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जिसका, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट इसका टैगलाइन था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, समानता, सद्भाव, ये सारा करके था। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश ट्रेजेडी किसका वर्क है? स्पेनिश ट्रेजेडी वाज रिटन बाय। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, स्पेनिश ट्रेजेडी जो वर्क है ये थॉमस किड की है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कल उसमें, कि देखिए जो स्पेनिश ट्रेजेडी है ना, ये हमारे जो यूनिवर्सिटी वीट्स हैं उसी में से जो थॉमस किड है, जिन्होंने ना ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है ना कैम्ब्रिज में पढ़ा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी वेट्स या तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए होते थे या तो यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज में पढ़े हुए होते थे, लेकिन जो थॉमस किड एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी वेट्स था जो कहीं से नहीं पढ़ा था, ना ऑक्सफोर्ड से ना वो से, वो किसी मतलब मुझे लगता है किसी टेलर स्कूल से इन्होंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये इन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है, ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लो की बात करेंगे तो और ये रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस लॉज, तो ये यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है।
स्टूडेंट अब सबके आपका वो थोड़ा थोड़ा सारे राइटरों के बारे में भी आगे पढ़ना आपको पड़ेगा। हु इज कंसिडर्ड ए लीडिंग थ्योरेटिशियन ऑफ इपिक थिएटर, तो इपिक थिएटर का थ्योरेटिशियन किसे माना जाता है स्टूडेंट, तो इसको ये माना जाता है बर्टोल्ट ब्रेचेट को, जो हमारा ऑप्शन है ना डी, बर्टोल्ट ब्रेचेट को माना जाता है, ठीक है। इनका मदर करेज एंड हर सन ऐसे करके एक वर्क और है, मदर करेज एंड हर सन। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए कौन जाना जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए कौन जाना जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए बात करेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए इसमें से हमको देखना है थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस और चार्ल्स डिकेंस और वर्जीनिया वुल्फ। तो स्टूडेंट इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए वर्जीनिया वुल्फ को जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट ड्रीम मैं आपको जैसे बताते भी चला कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इंसान जो होता है ना फ्लैशबैक में जाके चीजों को घटनाओं को याद करता है, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्जियन पोएट कौन नहीं है, तो स्टूडेंट जॉर्जियन पोएट की बात करेंगे तो इसमें से रॉबर्ट ग्रेव्स जॉर्जियन पोएट है, वाल्टर डिलामेर और रूपर्ट ब्रूक। स्टेफन स्पेंडर जिसका स्टूडेंट बात करेंगे, स्टेफन स्पेंडर ना ये जॉर्जियन पोएट नहीं है। जॉर्जियन पोएट स्टूडेंट ये अर्ली 20th सेंचुरी में ये आने वाले पोएट्स का ग्रुप था, ठीक है। तो ये अर्ली, इसमें से स्टेफन स्पेंडर इस ग्रुप में नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.B. Yeats गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो वो ईयर क्या था जब इनको मिला, तो स्टूडेंट वो ईयर था 1923। मैंने नोबेल प्राइज पे आपको कल स्पेशली रिमार्क करके भी कुछ बताया था, तो उसमें से भी देखिए नोबेल प्राइज यहाँ पे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस रोड ड्यूरिंग, अब चार्ल्स डिकेंस जो बहुत बड़े राइटर हैं स्टूडेंट, जिनका वर्क की बात करेंगे तो चार्ल्स डिकेंस लिखते हैं तो विक्टोरियन पीरियड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में। तो चार्ल्स डिकेंस की बात करें स्टूडेंट, इनके राइटिंग बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हुए, हिंदी में भी ट्रांसलेट हुए हैं। चार्ल्स डिकेंस की बात करेंगे स्टूडेंट कि चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन पीरियड में जिनका जो टाइम पीरियड आपका 1830 से 1901 तक, 1830 से 1901 तक का पीरियड माना जाता है, ठीक है। और ये जो वो पीरियड है तो विक्टोरियन पीरियड है। स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि नियो क्लासिकल पीरियड जो है वो 1660 से 1788 तक, ठीक है। और रोमांटिक पीरियड 1789 से 1789 से स्टार्ट हो जाता है, और ठीक है। और 1837 से आपका विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, या 1830 भी आप विक्टोरियन को कह सकते हो। तो हमारा राइट आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। और चार्ल्स डिकेंस के कुछ वर्क तो स्टूडेंट आपको पता ही है, ओलिवर ट्विस्ट और उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट भी है, इनका जो फेमस वर्क है वो ओलिवर ट्विस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेविड कूपरफील्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशन और टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटन बाय, अब देखिए ये डेविड कूपरफील्ड और ठीक है ग्रेट एक्सपेक्टेशन और टेल ऑफ टू सिटीज किसका है, तो ये अभी हमारे चार्ल्स डिकेंस का ही वर्क है, ठीक है। इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी क्या क्या राइटिंग है, डेविड कूपरफील्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशन और टेल ऑफ टू सिटीज, और इसके साथ साथ ओलिवर ट्विस्ट। एक और जो फेमस वर्क मैंने बताया था ये भी इनका है, ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट, बात अगर स्टूडेंट और भी बताएं, थॉमस हार्डी का जैसे फेमस वर्क है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, और डी.एच. लॉरेंस का फेमस वर्क की बात करेंगे तो सन्स एंड लवर, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एसे ऑफ इलिया एंड द लास्ट एसे ऑफ इलिया रिटन बाय, ये तो स्टूडेंट आपने पढ़ा है, सब सेमेस्टर में भी आपके रहा है कि एसे ऑफ इलिया क्या है, चार्ल्स लैम्ब का वर्क है, जिसको ये माना जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी ग्रे, माइकल एंड सॉलिटरी रिपर एंड द प्रिल्यूड, ये फेमस वर्क किसके हैं स्टूडेंट, तो ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट की लिरिकल बैलेड, प्रिल्यूड, लूसी ग्रे, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा था राइटरों का इंट्रोडक्शन तो ये इनके फेमस वर्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड द लिटरेचर प्रोड्यूस बाय, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने बताया था स्टूडेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रोमांटिक एज का फाउंडेशन हुआ, ठीक है। और रोमांटिक्स राइटरों पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसका टैगलाइन था लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। अब बात करेंगे रोमांटिक एज में कौन बड़े बड़े राइटर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कॉलरिज, ये इसके बड़े राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड लॉरेंस स्टर्न आर द नॉवेलिस्ट हु बिलोंग्स टू, तो सैमुअल रिचर्डसन की फेमस की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सैमुअल रिचर्डसन का फेमस वर्क क्या है, तो इनका पामेला है, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है, इनका फेमस वर्क सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू है। तो ये लोग किस सेंचुरी से हैं, तो ये लोग भी 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 18th सेंचुरी से ये लोग बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेप ऑफ लॉक जो आया था
एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द डंसियार्ड। ये किसके? रेप ऑफ लॉक याद कर लेना स्टूडेंट, बार बार आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा। ये अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, ठीक है। ये एक मॉक हीरोइक पोएम है, इपिक पोएट्री है, मॉक हीरोइक इपिक पोएट्री, ठीक है। इंग्लिश पोएट है। अलेक्जेंडर पोप के टाइम पीरियड की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये टाइम पीरियड था 1668 से, 1668 से लेके 1774 तक, सॉरी 1744 तक, से 1744 तक इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर और ये सटायरिस्ट रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूल्स, ऑर्डर, रेशनैलिटी, इंटेलेक्ट एंड रिस्ट्रेंट ईटीसी आर कंसीडर्ड द बेसिक फीचर ऑफ। तो रूल्स एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री और नियो क्लासिकल। तो रूल्स रेगुलेशन की बात ज़्यादा स्टार्ट हो गई स्टूडेंट जब रोमांटिक पीरियड के बाद नियो क्लासिकल पीरियड स्टार्ट हुआ, और नियो क्लासिकल पोइट्स सोचते थे कि पोइट्री और रोमांटिसिज्म यूजलेस थिंग है, पोइट्री जो है वो नकली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पोइट्री में हम जो बातें करते हैं वो नकली होता है, रोमांटिक आइडियाज आर फॉल्स आइडियाज। और ये लोग रूल्स, रेगुलेशन, फैक्ट, डेटा की बात करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर एंड ग्रामर गुंटर नीडल कंसीडर ऑफ। तो ये देखिए, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर और ग्रामर गुंटर नीडल जो है ना, ये इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडीज जो है, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर को इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी माना जाता है, और ठीक है। और ये जो ट्रेजेडी में फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है, ये गार्बो डक को माना जाता है, गार्बो डक, ठीक है। गार्बो डक आप लिख लीजिएगा, GARBODUC होता है, और राल्फ रोइस्टर डोइस्टर को इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टम्बरलैंड द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड एंड डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। तो देखिए, टम्बरलैंड, एडवर्ड सेकेंड और डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये किसका वर्क है? तो स्टूडेंट ये सारे हमारे वर्क हो जाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के। क्रिस्टोफर मार्लो का एडवर्ड, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, और क्रिस्टोफर मार्लो का एक और फेमस वर्क है स्टूडेंट, डॉक्टर फास्टस। ये बार बार पूछा भी जाएगा आपका, एक इसमें दिया नहीं है, फेमस डॉक्टर फास्टस, ठीक है, जो अपना आत्मा डेविल को बेच देता है, फास्टस। ये सारे ड्रामा आपको कहीं ना कहीं BA में, MA में पढ़ने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चौसर कंटेम्प्रेरी, यानी चौसर के साथ का कौन है, कंटेम्प्रेरी कौन है? तो स्टूडेंट चौसर का पीरियड जो होता है वो 1340 से मान के चलिए 1400 का है। चौसर का टाइम पीरियड हम स्टूडेंट बात करेंगे 1340 टू 1400 का पीरियड है, ठीक है। इस पीरियड में कौन नहीं आता है? तो जॉन वाइक्लिफ, ये चौसर के कंटेम्प्रेरी थे। अब वाइक्लिफ की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम बाइबल किताब का ट्रांसलेशन कॉमन लोगों के लिए करना शुरू किया था, तो वाइक्लिफ की बाइबल कहलाई। जॉन गोवर, इन्होंने कॉन्फेसियो अमेंटिस लिखा था, ठीक है। और विलियम लैंगलैंड तो ये तो इन चौसर के कंटेम्प्रेरी रहे भी हैं, ठीक है। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ये चौसर के बाद आए हैं, चौसर के कंटेम्प्रेरी नहीं है, ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी इनको माना जाता है, और ये यूनिवर्सिटी विट्स थे, तो ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट में भी आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। अगला क्वेश्चन, विच सेंचुरी इज नोन एज एज ऑफ चौसर। तो 14 सेंचुरी को, 1314 चौसर का बर्थ हुआ, तो 14 सेंचुरी को एज ऑफ चौसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रिंटिंग, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 1476 में किसने स्टैब्लिश किया था? विलियम कैक्सटन ने। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था अपने मॉडल पेपर में स्टूडेंट, आपको याद होगा कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, इसके आने से बहुत सारी किताबों का पब्लिकेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ रेनेसां के पीरियड के दौरान, तो विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया। अगला क्वेश्चन, विच किंग लेड द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड एंड डिक्लेयर हिम टू बी हेड ऑफ चर्च। तो किसने रिफॉर्मेशन शुरू किया और अपने आप को चर्च का हेड घोषित कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये स्टार्ट किया, हम बात करेंगे कि चर्च का जो था, चर्च में बहुत करप्शन आ गई थी, और जो है मार्टिन लूथर किंग ने चर्च के करप्शन को एक्सपोज करके, मैंने आपको बताया था 95 थेसिस पब्लिश करके चर्च के करप्शन को एक्सपोज कर दिया था, मतलब बेनकाब कर दिया था। और तब उसमें क्या हुआ, चर्च पे कंट्रोल लगाने के लिए किंग हेनरी VIII खुद ही चर्च का राजा बन गया, मतलब चर्च का भी वो बन गया, डायरेक्ट आप कह सकते हो गवर्निंग करने वाला चर्च का हेड बन गया किंग हेनरी VIII, क्योंकि इसने पोप को उसके पद से क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि पोप जो चर्च था वो गलत काम कर रहा था, लोगों को पैसे दे के क्षमा दे रहा था, धर्म में सुधार के लिए रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया था, और किंग हेनरी VIII ने पोप को हटा के खुद ही वो बन गया था, चर्च का हेड बन गया था। अगला क्वेश्चन, विच पीरियड इज नोन एज एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये 16th सेंचुरी को हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। ये जो था, ये शेक्सपियर का टाइम पीरियड है, तो एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर हुए और ये सारे लोग हुए, बड़े बड़े राइटर्स। तो 1558 से 1603 का पीरियड है, 1558 से 1603 तक, ठीक है। तो ये 16 पीरियड। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन पर्पज ऑफ मिरेकल प्ले इन मिडिवल सोसाइटी। मिडिवल सोसाइटी में मिरेकल प्ले का
क्या रोल था? तो मिरेकल प्ले और मोरालिटी प्ले, 2 प्ले जो थे स्टूडेंट, मिरेकल प्ले और मोरालिटी प्ले, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और डिवोशन को दिखाते थे, मतलब धार्मिक एंगल को दिखाते थे, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो गया जाएगा। बाकी एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल सटायर और सोशल कमेंट्री नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द सोनेट फॉर्म शेक्सपियर एज द सोनेट फॉर्म नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट वाज इन्वेंटेड बाय। तो इन्वेंट किसने सोनेट फॉर्म को यानी शेक्सपियरियन सोनेट को वो किया? तो स्टूडेंट इंग्लैंड में सोनेट लाने का श्रेय अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वॉट दोनों को जाता है, ठीक है? लेकिन थॉमस वॉट ने पेट्रार्कन फॉर्म को ले आया, जो जिसको मिल्टन बाद में लिखता है, पेट्रार्कन, ठीक है? आपने और अर्ल ऑफ सरे ने, ये आपने अगले सेमेस्टर पहले सेमेस्टर में पढ़ा कि अर्ल ऑफ सरे जो हेनरी होवार्ड थे, उन्होंने इंग्लिश फॉर्म को लिखा और जो बाद में चल के शेक्सपियरियन फॉर्म के रूप में पॉपुलर हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अर्ल ऑफ सरे, जिनका नाम था, ये तो उनका पदवी हो गई, उनका नाम था हेनरी होवार्ड। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स? कौन इसमें से यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था मॉडल पेपर में भी, और इसमें से जॉन लिली, पीली, ग्रीन, मार्लो ये थे, लेकिन इसमें शेक्सपियर नहीं थे, इसमें किड थे, लॉज थे, लेकिन शेक्सपियर इसमें नहीं थे। ये लोग प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट है। यूनिवर्सिटी विट्स में जितने राइटर थे वो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं, यानी शेक्सपियर से पहले के ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं, यानी इनसे सीनियर थे। अगला क्वेश्चन, विच इंग्लिश किंग रूल्ड ड्यूरिंग द मेजोरिटी ऑफ एज ऑफ चौसर? तो स्टूडेंट एज ऑफ चौसर में कौन सा रूल, जब चौसर का पीरियड था तो कौन राजा ज़्यादा रूल किया? तो स्टूडेंट चौसर के बारे में कहा जाता है कि चौसर वाज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, यानी एडवर्ड थर्ड के रेन में बॉर्न हुआ, ठीक है? तो पैदा एडवर्ड थर्ड के रेन में हुआ, और जो था कुछ जीवन रिचर्ड सेकेंड के जीवन काल में बिताया, और मर गया हेनरी फोर्थ के रेन में। हेनरी फोर्थ के रेन में चौसर का डेथ हुआ। 3 राजा उस समय आ गए थे, तो ज़्यादा ऑप्शन एडवर्ड थर्ड हमारे पास है, इसमें रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ है नहीं, तो सीधे एडवर्ड थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच फीमेल राइटर पब्लिश देयर नॉवेल अंडर अ स्यूडोनेम एनोनिमसली? कौन राइटर अपना नॉवेल स्यूडोनेम या एनोनिमस यानी बिना नाम के अपना नॉवेल पब्लिश कर रहा था? तो 18th सेंचुरी में नॉवेल आने स्टार्ट हो 17th सेंचुरी में नॉवेल आना स्टार्ट हो गया था। तो इसमें ब्रॉन्टे सिस्टर मैंने बताया है, एमिली ब्रांटे, और अब सारे ब्रॉन्टे सिस्टर हैं, एमिली ब्रांटे, शार्लोट ब्रांटे और ठीक है, और एन ब्रॉन्टे। तो इनका भी स्यूडोनेम था ही, जो शार्लोट ब्रॉन्टे को करर बेल कहा जाता था, एमिली ब्रॉन्टे को एलिस बेल, और एन ब्रॉन्टे को एक्टॉन बेल, ठीक है? तो जॉर्ज इलियट का जो स्यूडोनेम का बात करेंगे स्टूडेंट, तो इनका स्यूडोनेम मैरी एन इवांस था, मैरी एन इवांस। जेन ऑस्टन एनोनिमस लिखा करती थी, तो हमारा राइट आंसर जो है आंसर डी, सभी ने ऐसा काम किया है। 2 ने स्यूडोनेम का इस्तेमाल किया और जेन ऑस्टन ने एनोनिमस यानी बिना किसी नाम के, ठीक है? यानी जो व्यक्ति एनोनिमस मतलब जो व्यक्ति अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द विक्टोरियन एज कवर द पीरियड। अब विक्टोरियन एज का पीरियड क्या है? तो विक्टोरियन एज का पीरियड रफली स्टूडेंट बात करेंगे तो ये जब क्वीन विक्टोरिया क्वीन बनी 1837 से 1901 का पीरियड विक्टोरियन पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, डेटा फैक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, गाँव से लोग शहरों की तरफ बढ़ने लगे, तो ये सारा इसमें हुआ, ठीक है? और ये सारा आप चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में विक्टोरियन एज को अच्छे से उसकी झलक दिखती है कि विक्टोरियन एज कैसा था। चाहे ओलिवर ट्विस्ट की बात कर लीजिए और चाहे अब और वर्क्स की बात कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द नॉवेल यूलिसेस इज रिटन बाय। यूलिसेस किसने लिखा है नॉवेल? तो नॉवेल यूलिसेस की बात करेंगे तो ये जेम्स जॉयस का स्टूडेंट हो जाता है, ठीक है? ये जेम्स जॉयस भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए थोड़ा बहुत जाने जाते हैं, ठीक है? तो यूलिसेस जो फेमस वर्क है वो जेम्स जॉयस का है, ठीक है? पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन भी इनका है, जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जो आपके पीजी के कोर्स में ये नॉवेल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री रेफलाइट पोइट्री रेफर्स टू। प्री रेफलाइट पोइट्री किससे था? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि ये पेंटिंग से जुड़ा हुआ था। तो रोमांटिक, ये क्या था? प्री रेनेसा पोइट्री, रेनेसा पोइट्री, अ डिजायर टू रिटर्न प्री रेनेसा स्टाइल ऑफ राफेल, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन राफेल के स्टाइल को, राफेल जो एक बहुत बड़े पेंटर थे उनको कॉपी करते हुए पोइट्री और जो आर्ट का कॉम्बिनेशन आया, तो मतलब पेंटिंग का और पोइट्री का कॉम्बिनेशन आया, वो प्री रेफलाइट हुआ, ठीक है? इसमें डीजी रोस्टी, क्रिस्टीना रोस्टी, विलियम मॉरिस ऐसे ऐसे पोएट और पेंटर हुआ करते थे। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वॉट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इज ऑफन एसोसिएटेड विद बिगनिंग ऑफ डार्क एज। डार्क एज के साथ कौन सा जो है हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा हुआ है? तो डार्क एज कौन सा एज था स्टूडेंट? डार्क एज के साथ, डार्क एज में लिटरेचर का कोई लिटरेचर नहीं आती। चौसर ने 1400 तक पीरियड है और 14 से 1500 में माना जाता है कि कोई बड़ा लिटरेचर नहीं आया, वो हमारा पीरियड डार्क या बैरन एज कहला जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या इसका फीचर था?
तो ये पूछ रहा था स्टूडेंट डार्क एज में क्या हुआ था, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, इसमें वेस्ट में रोमन एम्पायर का पतन हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज फेमस प्री रेफलाइट पोइट इन विक्टोरियन एज। तो फेमस प्री रेफलाइट पोइट इन विक्टोरियन एज कौन था? फेमस प्री रेफलाइट विक्टोरियन, तो प्री रेफलाइट पोइट में मैंने बताया ना, डीजी रोस्टी, क्रिस्टीना रोस्टी, विलियम मॉरिस, ये सारे लोग थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था स्टूडेंट। करा रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। देखिए मैंने ये जॉर्ज इलियट का पूछ लिया है, तो जॉर्ज इलियट का रियल नेम स्टूडेंट हम बात करेंगे। इनका रियल नेम जो था मैंने आपको पहले ही बताया कि मैरी एन इवांस था, मैरी एन इवांस। और एन ब्रॉन्टे, जेन आयर, ये नहीं था ये सब, ठीक है। ये तो मैंने बताया एन ब्रॉन्टे किसका, एक्टॉन बेल का। इनका एन ब्रॉन्टे का जो नकली नाम था वो एक्टॉन बेल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले का फादर किसको माना जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो फादर ऑफ जब हम मानते हैं तो प्रॉब्लम प्ले का, तो नॉर्वेजियन राइटर हेनरिक इब्सन, ये नॉर्वेजियन राइटर थे। इनका फेमस प्ले डॉल्स हाउस, जो पहले बीए थर्ड ईयर में लगा हुआ था, ठीक है, डॉल्स हाउस। तो ये माने जाते हैं प्रॉब्लम प्ले के फादर। और दूसरा फादर की बात करें स्टूडेंट, तो इंग्लिश में मतलब दूसरा अगर इनसे नेक्स्ट किसी का स्थान आता है तो जीबी शॉ भी प्रॉब्लम प्ले के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश राइटर है और हेनरिक इब्सन नॉर्वेजियन राइटर है, नॉर्वे से। अगला क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन। तो लिरिकल बैलेड जब कब पब्लिश हुआ, तो ये स्टूडेंट इसी मैंने बताया ना, लिरिकल बैलेड 1798 में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, मतलब 10 साल पहले। और लिरिकल बैलेड आया वही रोमांटिक पीरियड का माना जाता है कि मूल रूप से शुरुआत यहाँ से हो गया। वैसे तो 1789 में भी मान लिया जाता है, लेकिन 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड पब्लिश कर दिया, जिसमें कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों के सॉन्ग थे। अगला क्वेश्चन है, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कौन है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट से विलियम कॉलरिज और साउदे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लेक पोएट माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को और साउदे को। अगला क्वेश्चन, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज आर। मिरेकल और मिस्ट्री प्ले क्या है? तो ये देखिए, ये स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। मिरेकल और मिस्ट्री प्ले ये इंग्लिश और फ्रेंच ओरिजिन के माने जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली हमको इसका एग्जैक्ट नहीं मिल पाता, लेकिन स्टूडेंट की ठीक है, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस जो थे, तो यहाँ से इंग्लिश और फ्रेंच ओरिजिन के थे, तो हम इंग्लिश ओरिजिन के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इंग्लिश और फ्रेंच ओरिजिन ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नॉटी 90 रेफर टू पीरियड। नॉटी 90 पीरियड किसको रेफर कर रहा था स्टूडेंट? तो ये तो आपके सिलेबस में भी ये था पार्ट, एकदम स्पष्ट यही हेडिंग लिखी गई थी। तो नॉटी 90s का पीरियड था स्टूडेंट 1890s का पीरियड। 1890s के पीरियड को नॉटी 90s पीरियड कहा गया। और ये क्या था? ये फन, लविंग, लेक्सिटी और सेक्सुअल मॉरल के ऊपर ये पीरियड था, जिसमें सेक्सुअल मॉरलिटी की बात की गई, लेक्सिटी की बात की गई, फन की, लविंग की, मतलब इसीलिए इसका नाम नॉटी 90s रखा गया था। सेक्सुअल मॉरल्स की बात इसमें की गई थी। अगला क्वेश्चन, विच मूवमेंट ड्यूरिंग द रेनेसां एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। तो कौन सा जो मूवमेंट था, ये फीचर था जिसमें हम क्या करते, ड्यूरिंग द रेनेसां एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ क्लासिकल ग्रीक रोमन लिटरेचर। तो वो रेनेसां था, और इस रेनेसां में हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमनिज्म। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। कि जो मूवमेंट था रेनेसां के दौरान, तो ह्यूमनिज्म जिस फीचर था जिसमें क्लासिकल लिटरेचर की, ग्रीक और रोमन लिटरेचर की, आर्ट और कल्चर की स्टडी हो रही थी। अगला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, सन्स एंड लवर द रेनबो एंड वुमेन इन लव इज रिटन बाय। तो सन्स एंड लवर स्टूडेंट मैंने बताया था डीएच लॉरेंस का वर्क है, ठीक है। सन्स एंड लवर इसी में डीएच लॉरेंस का वर्क है, सन्स एंड लवर, ठीक है। द रेनबो, वुमेन इन लव, ये डीएच लॉरेंस का फेमस वर्क है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरिएट। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था कि 43 में, 1843 में ये पोएट लॉरिएट बने और 1850 में वर्ड्सवर्थ का डेथ हो गया था, ठीक है। ये पोएट लॉरिएट 1843 में बने थे। ये क्वेश्चन कराया था मैंने मॉडल में। द प्ले गार्बो डक वाज रिटन बाय, ये फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है स्टूडेंट। इससे पहले फर्स्ट कॉमेडी की बात आई थी, तो थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल ने लिखा। जो इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है वो गार्बो डक मानी जाती है। और ग्रामर गुंटर निडल और जो राल्फ रोस्टर डोस्टर, ये फर्स्ट कॉमेडीज हैं, शुरुआती कॉमेडीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गार्बोडक के राइटर कौन है? थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। इनको नॉर्टन एंड सैकविल के नाम से भी जानते हैं। अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कब आया स्टूडेंट? यानी अगला क्वेश्चन है, तो किंग जो अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आया स्टूडेंट, इसका टाइम पीरियड 1843 था। किंग्स जेम्स बाइबल 1843 था, ठीक है। सॉरी,
मैं 1843 में तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने थे, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल की बात कर रहा है, तो 1611 ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 1611 में जो आई ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द 15th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज नोन फॉर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 15th सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज नोन है। तो स्टूडेंट्स इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे तो क्योंकि इसमें वॉर ऑफ 100 ईयर वॉर ऑफ रोजेस भी हुए हैं, तो ये भी सही है। 100 ईयर वॉर जो भी हुआ है जो इसी पीरियड में हुआ है, ठीक है, 15th सेंचुरी में, ठीक है। 1401 से लेके 1499 तक के बीच हुआ है, ठीक है। डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है क्योंकि इस पीरियड में कोई लिटरेचर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई अच्छा लिटरेचर का वर्क नहीं आ रहा है, इसलिए डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि ऑल ऑफ द टाइम फ्रेम ऑफ रेनेसा। रेनेसा का टाइम पीरियड क्या था, तो स्टूडेंट बताया था 15-16 सेंचुरी में रेनेसा इंग्लैंड पहुंचा था। तो इंग्लिश में रेनेसा का टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 15 to 16 सेंचुरी हो जाता है। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन और कॉकटेल पार्टी, तो ये किसके वर्क हैं, तो द कॉकटेल पार्टी, मर्डर इन द कैथेड्रल और जो है ये टी.एस. इलियट के वर्क हैं स्टूडेंट। ये किसका हो जाएगा, टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न। इनका फेमस पोएम मैंने बताया था द वेस्ट लैंड, इसके बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो ये किसका है, ये टी.एस. इलियट का है। और मर्डर इन द कैथेड्रल तो स्टूडेंट आपने पढ़ा ही है पिछले सेमेस्टर में, ये वर्स ड्रामा था, आपने तो इसके बारे में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वुदरिंग हाइट इज अ नॉवेल बाय, ये तो बताया ही, एमिली ब्रॉन्टे का ये जो नॉवेल है वुदरिंग हाइट, ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन, हु इज नॉट अ रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट कौन नहीं है, तो पी.बी. शेली, एस.टी. कोलरिज, ब्राउनिंग और कीट्स। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नॉट अ रोमांटिक पोएट। स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउनिंग रोमांटिक पोएट नहीं है, ये सक्सेसर है, उनके आगे के हैं, सक्सेसर इनको माना जाता है। रोमांटिक पोएट्स के क्या है, सक्सेसर है, ठीक है, आगे के हैं। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी फोकस ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज, ड्रामा ऑफ आइडियाज का प्राइमरी फोकस क्या था स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि ड्रामा ऑफ आइडियाज का प्राइमरी फोकस क्या था। तो ड्रामा ऑफ आइडियाज क्या करता है स्टूडेंट, तो ड्रामा ऑफ आइडियाज जो है वो करता है एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को और उन सारी चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। एग्जामिन फिलोसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट थ्रू डायलॉग और एक्शन के थ्रू इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को एग्जामाइन करता है, उनकी बात करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेफल एंड स्टेला एंड एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री आर रिटन बाय, तो स्टूडेंट ये किसका, ये फिलिप सिडनी का वर्क है। स्टेफन एंड स्टेला यानी स्टार एंड स्टार गेजर जिसका इंग्लिश हुआ, एपोलॉजी फॉर पोएट्री ये फिलिप सिडनी का वर्क है। तो स्टूडेंट हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन का ये पेपर कवर कर दिया है। आप अपने आंसर चेक करिएगा कितने सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ इसमें वीडियो के लिंक में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे हमसे जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर जरूरी इन्फॉर्मेशन पेपर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और आपके आने वाले एग्जामिनेशंस को लिए आपको गुड लक। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।